कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 1.1 आज हम इस प्रश्नावली को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 प्रश्न हैं। इन 7 के सातों प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए बिना किसी देरी के पहले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, यहाँ पर मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये रेड पेन, हाँ, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 140, 156, 3825, इस तरीके से जो भी संख्याएं दी गई हैं, हमें उनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हमने जैसे कि पिछली क्लास में देखा था, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, जैसे पहला सवाल मैंने ले लिया 140, तो हम क्या करते थे, ऐसे दो पहला खींचते थे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते थे। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, पहले हम उससे भाग मतलब देखेंगे कि क्या 140 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है। अगर नहीं होती, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो क्या ये 2 से कट जाएगा? तो 2 से कटने का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 0 ये सभी संख्याएं होती हैं, यानी सम संख्याएं, तो वो संख्या 2 से भी भाज्य है। तो यहाँ पर हमने 2 से काटा, एक तो जाएगा नहीं, 14 लेंगे, तो यहाँ पर 2 सते 14, फिर 2 शून्य शून्य। ठीक, उसके बाद हम फिर से 0 है यहाँ पर लास्ट में, तो फिर से 2 से जाएगा। उसके बाद 2 तिहैया 6, फिर एक हासिल इधर गया, 2 पचे 10 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये विषम संख्या आ गई, सम संख्या नहीं है, तो ये संख्या अब 2 से नहीं कटेगी। अब हम 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है आपकी? तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, क्योंकि 3 जो है स्वयं से और 1 से कटता है केवल, और बाकी किसी और अंक से नहीं कटता इस नाते। तो यहाँ पर 3 से हम काटेंगे। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 3, 8, 2, 5, ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग ऐसे जोड़ लेंगे, 3 + 8 + 2 + 5। अगर अगर ये संख्या, इस संख्या का सम अगर 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कहने का मतलब, जैसे 8 3 11, 11 2 13, 13 5 आपका क्या हो जाएगा 18। अगर ये 18 अगर 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या 18 3 से विभाज्य है? जी हाँ, बिल्कुल, 3 छक 18 हो जाता है। यानी ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, चाहे तो आप काट करके देख लो। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। तो अब इस चीज को, इस कंसेप्ट को इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? 3 से अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से नहीं कटेगा। तो हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे। उससे बड़ी जब हम अभाज्य संख्या देखेंगे, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 4 नहीं होती, 5 होती है। तो 5 से कटने का नियम क्या होता है कि वह संख्या जो 5 और 0 पर समाप्त हो, यानी जैसे उसके अंत में 5 हो या फिर 0 हो, तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 5 से काट दिया, 5 सते 35, फिर उसके बाद 5 से जाएगा नहीं, फिर 7 से जाएगा, 7 एक अन्नम 7। ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो क्या भैया इसी पर हम छोड़ करके चले आएंगे, हमें पूरे अंक मिल जाएगा? नहीं, हमें ये तो हमने अपने सहूलियत के लिए सॉल्व किया है। हमें जो है सवाल को किस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको फिर लिखना क्या है, 140 बराबर, यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 गुणे 5 गुणे, इस तरीके से आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 गुणे 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें सवालों को सॉल्व करना है। ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से चलते हुए चले जाएंगे, सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल हो गया। आप दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, 156 है। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 सते 14, एक हासिल, 2 8 16, 78 आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में सम संख्या 2 से फिर से जाएगा, 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 जाएगा, एक हासिल, 2 9 18। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पर विषम संख्या, यानी 2 से नहीं जाएगी, उससे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 3 है, तो 3 से हम काटेंगे। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, इन दोनों संख्या को जोड़ो, 9 3 12, 12 3 से कट रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर 3 से हमने क्या किया, इसको विभाजित किया, तो यहाँ पर 3 एक अन्नम 3, फिर 3 त्रिका 9 13 39 वैसे भी होता है। फिर उसके बाद 13
13 स्वयं में एक अभाज्य संख्या। डायरेक्ट करने का क्या मतलब, जैसे डायरेक्टली आप इसमें कर सकते हो, अब 5 से नहीं चेक करने की आवश्यकता है, ना ही 7 से, सीधा आप 13 से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 13 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको 13 से ही सीधा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैसे लिखना है, उसी तरीके से जैसा ये सवाल हमने जिस तरीके से सॉल्व किया ऐसे इसको भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। और यहाँ पर ऐसे जब जैसे पेपर में तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे इस तरीके से लिखेंगे, फिर ऐसे बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बना करके यहाँ पर ऐसे करके ANSWER इस तरीके से लिखेंगे, तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, इसी में अब अगले पेज पर चलते हैं, उसमें सॉल्व कर लेंगे क्या है। तो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ लॉक, लॉक्ड है। तो यहाँ पर अगला सवाल क्या है, अब तीसरा सवाल आइए देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन 3825 3825। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, अगर ये सवाल नहीं होता है तो यहाँ पर फिर आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे, 2 है, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। तो अब हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे 3। अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया, तो इसको जोड़ लो, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 3 से हमने काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 हासिल बचा, इधर 22 हो गया। तो 3 सते 21, 1 हासिल बचा, 3 पचे 15 हो गया। अब इस संख्या को फिर से हम जोड़ करके देखते हैं, 7 5 12, 12 13 14, 14 प्लस 1 15, 15 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एक तो हो जाएगा नहीं, 2 संख्या लेंगे, 12 लेंगे, तो 3 चौके 12 हो गया। उसके बाद 3 दूनी 6, 1 हासिल इधर गया, 3 पचे 15 हो गया। उसके बाद अब इसको हम विभाजित करते हैं, अब ये फिर से जोड़ लो, 5 2 7, 7 4 11, यानी कि अब ये संख्या 11 आ रही, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अब 3 से नहीं विभाज्य है, यानी कि अब हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे, जो कि हमारा 5 है। तो 5 लास्ट में 5 दिख रहा है या फिर 0, तो 5 से कटेगा ही कटेगा। तो हमने 5 से काटा, 5 8 40, 2 इधर गया, 5 50 25। फिर अब हम एक 85 आ गया, 85 को देखेंगे, फिर से 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो यहाँ पर 17 पचे 85 होता है, या फिर 5 एकम 5, फिर 5 सते 35, उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर 17, अब हमें बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ पर 17 हमें पता है, ये भी एक क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको डायरेक्ट हम 17 से ही काट सकते हैं, सीधी बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3825 का अभाज्य गुणनखंड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणे 17। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 17। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत आसान सवाल है। पहला चैप्टर मतलब पहले अगर 2023 के पहले होता, जब सिलेबस में रिडक्शन नहीं हुआ था, यानी सिलेबस में जब कटौती नहीं की गई थी, उस टाइम पे 2 प्रश्नावली एक्स्ट्रा थे। अब तो चैप्टर को छोटा कर दिया गया है, तो यानी चैप्टर बहुत आसान है, पहला चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं है इस चैप्टर में। तो अब चौथे सवाल पर आते हैं। तो चौथा सवाल क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 5005। इसको फिर से वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तब अपना जो है सोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5005, लास्ट में 5 है, हमने देख लिया, नहीं 2 से नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 से देखते हैं। 3 से कटने का नियम पता है, 5 प्लस 0 5, प्लस 0 5, प्लस 5 10, यानी 10 3 से नहीं कटेगा। अगर 10 3 से विभाजित नहीं है, तो यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम उससे बड़ा अभाज्य संख्या लेंगे, 5 लेंगे। ये क्या 5 से विभाजित है, लास्ट में 5 दिख रहा है, तो 5 से तो कट जाएगा भैया। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 0 0, एक यहाँ पर आ गया, 5 एकम 5। ठीक, अब ये जो संख्या है, क्या यह संख्या मेरे भाई आपका 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि लास्ट में 0 या फिर 5 नहीं है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। तो हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या देखेंगे 7। तो 7 से काट करके देखते हैं, क्या 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 हासिल गया, फिर 3 यानी 30 हो गया, 7 चौक 28 जाएगा 4 बार, 2 बचेगा, फिर 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 143। अब उसके बाद 143 को हम 7 से
डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर 7 से जब हम विभाजित करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 3 आ गया, 3 तो जाएगा नहीं 7 से, या फिर यहाँ पर 147 होता तो पड़ जाता, लेकिन यहाँ पर 143 है तो नहीं होगा। तो 7 से नहीं, ये हम 9 से देखेंगे। 9 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, ना तो 10 है। 11 आपकी अभाज्य संख्या है, तो 11 से आइए देख लेते हैं। तो 11 का नाम 11, 11 3 हासिल बचा, इधर 33 हो गया, 11 3 33, यानी 3 से मतलब 11 से कट गया। अब हम 11 से कटेगा नहीं, ये मतलब 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही डायरेक्ट काट देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5005, एक सेकेंड भाई, 5005, ये एक जीरो को लकवा मार दिया है। 5005 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम सीक्वेंस में ही लिखें, अगर आपकी अगर स्वेच्छानुसार अगर आप चाहते हैं नहीं एकदम सीक्वेंस से होना चाहिए तो ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगले सवाल पर आते हैं, आखिरी सवाल है इस वाले टॉपिक का, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आखिरी सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं दूसरा ये वाला पेन ले लूं क्या, ये वाला पेन, चलिए ठीक है, IV तो यहाँ पर क्या है 7429 है। इसको हम आइए फिर से काटते हैं, यहाँ पर 7429 है। तो हम इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। यहाँ पर इस सवाल पर आने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे 1001 है ना, तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए कि ये 7 गुणे 11 गुणे 13 के रूप का होगा। यानी यहाँ पर यदि मैं लिखूं तो 1000, एक एक्स्ट्रा पेज लेकर के मैं लिख दूं, चलो ठीक है यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 1000 यहाँ पर है एक, 1001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणे 11 गुणे 13। अगर आप ये चीज याद रखोगे ना, तो आपको मतलब पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। कहीं पर भी आप इसका मतलब जो है देखेंगे, इस चीज को आपको लाइफ टाइम आपके काम आएगा, ये मेरे कहने का मतलब है। आप कहीं पर भी इस टाइप का जो है नंबर देखेंगे, तो वहां पर जान जाइएगा कि यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 का रूप का होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये संख्या बार बार मिलती है, तो इस नाते मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। तो इस पे आते हैं, इस सवाल पर। ये सवाल क्या कहता है, 7429 है, तो इसको हम 2 से कटेगा नहीं, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या क्या ये संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर देखेंगे 9 2 11, 11 4 आपका हो जाएगा, 11 4 15, 15 7, 7 5 12 22, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम इसको 5 से काट करके देखेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो या फिर 5 होना चाहिए। तो अब हम इसको 7 से काट करके देख लेते हैं। तो 7 एक नम 7, फिर 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 तो जाएगा नहीं, 2 संख्या लेंगे। अगर हम 2 संख्या लेते हैं, पहली संख्या को छोड़ने के बाद अगर हम बीच में अगर कहीं पर 2 संख्या लेते हैं, तो एक 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 42 है, तो 7 6 42 हो जाएगा। अब उसके बाद एक संख्या 7 एक नम 7, यहाँ पर 2 तब भी हासिल बच जा रहा है, आगे कोई संख्या है ही नहीं, यानी कि ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो अब हम किससे देखेंगे, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 होती है। तो आइए 11 से इसको विभाजित करके देखते हैं। तो 11 चौ 44, 11 पचे 55, 11 छका 66। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हासिल कितना बचेगा, 11 सत्ते 77 ज्यादा हो जाएगा, 11 छका 66, हासिल कितना बचेगा आपका 8। तो यहाँ पर 82 हो गया, 11 छका 66, 11 सत्ते 77, फिर 5 हासिल बचा, इधर गया 11 छका 66, 11 चौ 44, 11 पचे 55, तब भी आपका यहाँ पर 4 हासिल शेष बच रहा है, यानी कि ये अभी भी विभाजित नहीं है 11 से भी। तो हम 13 से देखेंगे, 13 से काट के देखते हैं। तो यहाँ पर 13 का नाम 13, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो गया, 13 छंग 78 ज्यादा हो जाएगा, तो 65, 5 7 5 4 9, यहाँ पर 92 हो जाएगा, 13 91, फिर 19 हासिल बचेगा। तो यहाँ पर 13 का नाम 13, तब भी आपका शेष बच जाएगा, यानी 13 से भी नहीं कट रहा है। तो अब हम 13 से बड़ा अभाज्य संख्या 14 नहीं है, ना ही 15 है, 16 भी नहीं, 17 है। तो इस 17 से विभाजित करके देख लेते हैं। तो 17 एक अन्नम 17, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68। ठीक है, 17 पचे 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68। उसके बाद यहाँ पर 6 हासिल बचा, तो 6 इधर गया, तो 17 त्रिक 51। ठीक है, तो यहाँ पर 17 चौका 68, 6 17 त्रिक 17 17 34, 17 त्रिक 51 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा, यानी कि 51 हुआ। तो यहाँ पर 62 था, 11 शेषफल बचा, तो 11 यानी 11 इधर 9 अगर हमने कर दिया, 119 हो गया, यानी 7 से जाएगा तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, यानी ये पूरा का पूरा कट गया। आप काट करके देख लीजिएगा, 17 से कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम फिर से इसको 17 से डिवाइड करेंगे, क्या ये 17 से कटेगी संख्या। तो यहाँ पर अगर देखने पर मुझे मिल रहा है 17 गुना 34, उसके बाद यहाँ पर आपका 6 3 9 97, 17 से नहीं जाएगा 97,
तो यहाँ पर 17 से नहीं कटेगा। अब हम उससे बड़ी अभाज्य संख्या 19 को देखेंगे। 19 19 19 दूना 38, फिर यहाँ पर 5 बचेगा, 19 त्रिक 57, यानी 19 से तो कट जा रहा है। फिर हम 23 से देखेंगे, 23 एक अन्नम 23, यानी कि पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा सही से कर दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। तो इसको हम 19 कर दे रहे हैं। हाँ, तो यानी 17 19 23 लिख सकते हैं किसको, 7 4 दोनों। क्या इसको भी याद करना है, ये उतना जरूरी नहीं है इस संख्या को, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, आपके फायदे में रहेगा। ठीक है, जैसे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 1001 कहीं पर आपको मिल गया, जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ कहीं पर आपको 1001 मिल गया, तो आपको पता है कि 1001 का क्या होता है, 7 11 13, यहां तक आपने किया, उसके बाद 7 11 13 डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका हो जाएगा उत्तर इस सवाल का। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। अब हम जो है अपने अगले सवाल पर आते हैं, दूसरे सवाल पर। पहला सवाल तो हो गया है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। यहाँ पर कैसे ज्ञात कीजिए, सॉरी सॉरी, यहाँ पर जांच कीजिए मैंने पढ़ दिया। पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर जो हमारी दो संख्याएं दी गई हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई बराबर होगा इसके, इन दोनों के एचसीएफ के और एलसीएम के गुणनफल के। ये चीजें हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने कुछ मुझा दिया है, बाकी मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, डरने की बात नहीं है भाई। आइए देखते हैं पहले सवाल पर। तो पहला सवाल कैसे करना है, अगर मैं पहला सवाल कर दूंगा, बाकी के सवाल आप अपने आप जान ही जाएंगे किस तरीके से करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 91, जैसे हम लोग करते आते थे। तो यहाँ पर इस पर भी पहला खींचेंगे, दो पाही इधर खींच दिया। ये 6 लास्ट में सम संख्या है, 2 से कटेगी, तो 13 दूना 26। फिर यहाँ पर ये हमने दो 13 में 26, फिर यहाँ पर हमने 13 से काट दिया, 13 कन्नम 13। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, एक सेकंड। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये वाला हो गया। कैसे कटा, मैं एकदम आसान था, 26 को तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आसानी से हो गया होगा। अब 91 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 91 के लिए 9 1 10, 3 से कटेगा नहीं, ये 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लेते हैं। तो 7 एकन्नम 7, 2 इधर हासिल बचा, 7 त्रिक 21 कट गया। उसके बाद हम यहाँ पर किससे काटेंगे, 13 से, 13 एकन्नम 13, यानी 7 और 13 से कैंसिल आउट हो गया 91। तो आइए अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहले हम संख्या लिखेंगे 26 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 13। हम इस तरीके से संख्या 26 को लिख सकते हैं। उसके बाद हम 91 को देखते हैं, 91 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 गुना 13। ठीक है, 13 7 91। अब इन संख्या में हमें एचसीएफ निकालना होता है, तो क्या करते हैं कि इसमें जो कॉमन मिले उसको एक बार लिख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ, इन दोनों में जो कॉमन है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ पर यदि मैं कॉमन की बात करूं तो ये आपका 13 जो दिखाई दे रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो जो कॉमन नहीं है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हुए लिख देना है। तो यहाँ पर हमने इसको एक बार लिख दिया, ये 13 कॉमन था, फिर उसके बाद गुणे 2 गुणे 7, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब उसके बाद 13 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, 7 दूनी 14 गुणे 13। तो यहाँ पर 14 गुणे 13, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 गुणे 13 क्या आएगा, तो यहाँ पर मैंने 14 कर दिया, 13 कर दिया, 3 चौक 12 2 यहाँ से ले 3 एकन्नम 3 1 4, ठीक, या 14 त्रिक 42 हो गया। फिर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 1 चौके 4 1 एकन्नम 1, यहाँ पर 2 हो गया, 4 4 8 हो गया, 182 आ गया। तो यहाँ पर 182 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर 182 और एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम 182 आया, एचसीएफ आपका 13 आया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो आइए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग हम क्या बनाएंगे, जांच। तो जांच कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांच के लिए क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो सवाल में दिया है वही लिख लेते हैं इस पेन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले पेन से, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, यहाँ पर कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ये कलर ही चेंज कर दें, मैं यहाँ पर मैं व्हाइट कलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब मैं इसको कर दूं जूम आउट, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। इतनी बात आपको समझ में आई। ये चीज, ये जो यहाँ पर ऊपर लिखा है इसी तरीके से आपको पेपर में लिख देना है। उसके बाद ऐसे, अब आइए इसी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर वो दो संख्याएं क्या है, 26 और 91। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 26 गुणे 91 बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF हमारा क्या है, 13 है, और LCM क्या है, 182। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 13 गुणे 182 हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 गुणे 91। तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर है, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करिएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है कैलकुलेटर काम नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, 26 गुणे 91। तो 26 गुणे 91 बराबर 2366। 26 गुणे 91 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2366 कर दिया बराबर। आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, या फिर अगर आप कहिएगा तो मैं अगले लेक्चर से कर दिया करूंगा कैलकुलेशन, कमेंट करेंगे तो मैं कर दिया करूंगा। चलिए इसका कर ही दे रहा हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 13, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, उसके बाद 3 1 3, 4 5 546, फिर उसके बाद 182 है, तो एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1 1 1 आ जाएगा, फिर 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2, यानी 2366। यानी कि क्या आ गया, 2366 आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2366। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा, जो दो संख्याओं का हमने गुणनफल किया 2366 आया। यहाँ पर इसका एलसीएम, उसके एलसीएम और एचसीएफ का आपस में जब मैंने गुणनफल किया या फिर मल्टीप्लाई किया, तो भी 2366 आया। यानी कि जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, या फिर दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। अतः यह जो है हमारा क्या कहते हैं, सवाल का मतलब कैलकुलेशन सही है, या फिर अतः HCF और LCM के मान एकदम सही हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि भैया अगर बराबर नहीं आता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2368 आ जाता है, ये 2366, यदि ये बराबर नहीं होता, उस केस में क्या होता, उस केस में ये होता कि जो आपने सवाल का कैलकुलेशन किया है वो गलत तरीके से किया है, यानी आपने सही HCF या फिर सही LCM ज्ञात नहीं किया है। इससे ये पता चलता है। ठीक है, इसीलिए जैसे वेरीफाई करने का यही एक तरीका है, ये मतलब एक अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जांच भी कर लिया है। अब अगले सवाल पर आते हैं, दूसरे सवाल पर। अब दूसरे सवाल को मैं फटाफट से करूंगा, क्योंकि अब बताना नहीं है, केवल बस सीधा, एक सेकंड में तो तीसरे सवाल पे सीधा आ गया भाई। इसको करना है कॉपी, यहाँ पर क्या ये लॉक है, आजा भाई, लॉक्ड है शायद, हाँ लॉक है। तो अब मैं इसको कर दे रहा हूँ एकदम क्लियर ऑल। तो अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, 510 और 92। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 510 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से कटेगा सबसे पहले, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 दूना 2 दूना 4, फिर उसके बाद एक इधर आया, एक हासिल बचा 11, 2 पचे 10, फिर एक इधर बचा, 2 पचे 10, 255 हो गया। ठीक, अब 2 से जाएगा नहीं, फिर हम 3 वाला नियम देखेंगे, 5 5 10 2 12, 12 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 आपका हो जाएगा 3 8 24, उसके बाद 3 8 24 हो गया, एक हासिल बचा, 3 पचे 15, फिर उसके बाद 8 5 13, 13 3 से कटेगा नहीं, यानी पूरी संख्या 3 से नहीं कटने वाली है। तो यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर 5 से हमने काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, 17 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से सीधा काटेंगे, तो यहाँ पर 91 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 510 बराबर, अभी इसको भी कर लेते हैं यहीं पर लगे हाथ, 92 है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कटेगा, तो 46, 6 दूना 12, 46, 2 चौके 8, फिर उसके बाद एक हासिल, 2 छके 12। ठीक, अब यहाँ पर हमने 2 से काटा, फिर से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर ये 23 है, 23 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, तो सीधा 23 से मार दो, 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यही चीज मैंने लिखा है। फिर 92 के लिए क्या लिखूंगा, 92 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23,
हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर 92 के लिए हमने लिख दिया है और यहाँ पर 510 के लिए लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, जो भैया आपने बताया था यहाँ पर जो कॉमन पार्ट दिखे वो आपका HCF हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 23 नहीं मिल रहा है, यानी आपका HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 2। इसको मैं बराबर करके लिख देता हूं 2। अब एलसीएम ज्ञात करने का नियम क्या था कि जो कॉमन मिले उसको एक बार, जो कॉमन ना मिले उसको मतलब फटाफट से लिख देना है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। उसके पहले मैं इसको कर दूं थोड़ा सा इसको ऊपर मैं कर देता हूं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 23, यही है ना, देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 2, यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 पंजे 30, ठीक। 30 गुणे 17 गुणे 2, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, गुणे 23 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक। 30 दूना 60, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ऐसे पहला खींच दे रहा हूं। अब ये चीज मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 गुणे 2 जो कि 60 आ जाएगा, तो इसको मैं सीधा 60 लिख दे रहा हूँ, 60 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्या कहते हैं, 17 को 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 102, ये आ गया 10 20 गुणे 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं सीधा यहीं से कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर है, क्या है, 1020 मल्टीप्लाई बाई 23। आपको खुद से करके देखना है क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। 23,460, तो यहाँ पर क्या आ गया, 23,460, और यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये आपका एलसीएम हो गया, और यहाँ पर जो मैंने ज्ञात किया है ये आपका एचसीएफ हो गया। ये क्या हो गया भाई, हाँ। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने ज्ञात कर लिया है। अब आइए फटाक से जांच कर लेते हैं 1 मिनट में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बना दी जांच, ठीक। अब यहाँ पर वही चीज हम फिर से लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम के। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कैंची से काट लेता हूँ सीधा। टूल्स, ये कैंची है, हमने इसको क्या कर लिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम के। आपके पास ये सिस्टम नहीं है कि मैं पेज ही पढ़ करके सीधा यहाँ पर लगा दूं, तो आपके पास नहीं है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। बाकी मैंने यहाँ पर वैसे सीधे लिख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है CF गुणे एलसीएम के। तो अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है, 510 मल्टीप्लाई बाई 92, 510 गुणे 92 बराबर HCF गुणे एलसीएम। HCF हमारा 2 है, गुणे एलसीएम कितना है, 2346, 2346, ठीक। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे मतलब मेरा शरीर एकदम मतलब दिखाई दे रहा होगा, हेड सिर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर नीचे की जगह पर मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर कर लेता हूँ। यहीं पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर से, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ गया कैलकुलेटर भाई, आजा मैथ्स, ये यहाँ पर 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 जो कि इक्वल टू आएगा 46,920। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 46,920। अब हम इसको 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छंग 12 की 2, 46,920। तो यहाँ पर तो गलत आ रहा है गुरु, कुछ तो मिस्टेक हुआ है कहीं पर। 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, फिर उसके बाद HCF, यहाँ पर HCF 2 ही आया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 छंग 12 की 2 हासिल 1, उसके बाद 2 चौके 8, फिर उसके बाद 8 1 9, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। यहाँ पर 4692 आ रहा है, यहाँ पर ये 10, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है। हो सकता है कहीं पर 5 यहाँ पर मैंने मिस कर दिया हो, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, तो कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आएगा 0 1 एक्स्ट्रा आएगा।
यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 23 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर शायद मैंने 102 से मल्टीप्लाई किया था कैलकुलेटर में, इस नाते यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा नहीं आया, नहीं तो एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता, तो यानी कि यहाँ पर भी एक 0 एक्स्ट्रा आएगा। देखो यही होता है, जल्दबाजी के चक्कर में पूरा नाश हो जाता है, सत्यानाश। तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। इस तरीके से ये सवाल भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मिस्टेक क्या था, मैंने देखा कि यहाँ पर जैसे मैंने 102 से ही मल्टीप्लाई कर दिया था, जबकि यहाँ पर 0 भी एक्स्ट्रा है, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23,460 आएगा, ना कि 2346, ठीक है। आपने पहले ही देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हमने सवाल यहाँ पर ठीक कर दिया है। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 8, 9, 25। ये आखिरी सवाल है, फटाक से कर लेते हैं। पहले आप इसको बार बार तीसरे पे आ जा रहे हैं यार भाई, मैं भी ना एकदम, असल में ये जो यहाँ पे ये चीजें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं एकदम, यूट्यूब भी देखना है, ये करना है वो करना है, इस नाते थोड़ा सा हो जाता है। चलिए तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या है, तीसरे सवाल पर क्या आते हैं। तीसरा क्या है, 336 है और क्या है 54। 336 के लिए क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एक नाम 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ पर 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 चौके 12, 2 अठे 16, यहाँ पर 2 चौके 8, ठीक। फिर हमने 2 से काटा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 21 दूना 42 हो जाएगा। या फिर वैसे ही कर लो, 2 दूना 4, 2 एक नाम 2, फिर 3 से कटेगा क्योंकि 2 + 1 3, 3 3 से विभाज्य है तो 21 भी कटेगा, 3 7 21, फिर यहाँ पर 7 एक नाम 7। 54 को काटते हैं तो यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 7 1 हासिल, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे, 7 2 9, 3 से विभाज्य है तो ये भी 3 से होगा, तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एक नाम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, 336 बराबर हो जाएगा आपका, इसको मैं व्हाइट पेन से लिख देता हूँ इस कलर से, 336 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, कितनी बार है, 2 2 4 बार है, गुड़े 3 गुड़े 7, ठीक। कितनी चीज मैंने लिख दी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 3 3 3, ठीक। तो यहाँ पर 54 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसको मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये HCF। HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF के लिए कॉमन पार्ट को हमें ढूंढना होता है। तो यहाँ पर 2 मिल गया। अब यहाँ पर 3 देखेंगे, 3 इसमें है, हाँ ये एक 3 है, तो इस 3 को हम इस 3 से मैच करा देते हैं, ये 3। और कोई संख्या, ये 3 यहाँ पर ना ही 3 है ना ही इसमें 2 है, तो यानी 2 गुणे 3 आपका HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब LCM के लिए क्या करना होता है, वही पुरानी ट्रिक। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 2 गुणे 3 लिख दिया कॉमन पार्ट, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो। तो 3 बार 2 लिख देना है, उसके बाद 7, 1 बार 2 बार 3 बार फिर 7, फिर उसके बाद 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, उसके बाद 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इतना तो समझ में आ गया, 48 गुणे, अब यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 9 सते 63, 63, 48 गुणे 63। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 48 गुणे 63 को, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लूँ या फिर यहीं पर कर देता हूँ, 6348। वहां पर मिस्टेक हो जाता है, बल्कि ऐसे नहीं होता। 8 त्रिक 24, फिर 8 छंग 48, 49 50, 504, फिर 4 तिहाई 12 की 2 हासिल 1, और उसके बाद यहाँ पर 4 छंग 24, 24 एक 25, ठीक। फिर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, फिर 2 1 3, 3024, ठीक। ये सही है ना, हाँ सही है। 3024 आपका क्या आ गया, LCM। LCM हमारा 3024 आ गया, HCF हमारा 6 आ गया। तो आइए अब इसकी जांच कर लेते हैं। आइए जांच पड़ताल करते हैं, क्या ये सही आया है हमारा जवाब। तो यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे जांच। जांच के लिए फिर से मैं यहाँ पर कैंची बुला करके अपना जो है फटाक से मैं इसको ले लेता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, जो है 336 और 54।
336 मल्टीप्लाई बाई 54 बराबर है आपका 3024 गुणे 6 के। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको पहले इसको कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 13 14 की 4 हासिल 1, फिर 6 शून्य शून्य 1 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 6 तरीक 18। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर 18,144 आपका आ गया है। अब इसको देख लेते हैं, 336 गुणे 54। तो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, मैथ कैलकुलेटर क्या है, 336 मल्टीप्लाई बाई 54, 336 मल्टीप्लाई बाई 54 जो कि बराबर आ रहा है 18,144। क्या आप कर लेना, यही आएगा 18,144। यानी कि यहाँ पर बायां पक्ष बराबर है दाहिने पक्ष के, अतः हम कह सकते हैं कि HCF बराबर है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल फर्क बराबर है HCF गुणे LCM के। यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा सवाल भी हो गया। अब हम आइए जो है अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यानी हमने दो सवालों को कर लिया है, अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। आइए इसका हम HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। एकदम आसान सा जो है सवाल है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या कहता है कि 12 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर 21 है। तो आइए इसको फटाक से कर लेते हैं। 2 से कटेगा 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा त्याई, फिर 3 से कटेगा 1, 5 को काटते हैं तो 5 को 3 से कटेगा, तो इसको हटा दो यार, हाँ छोटा करते हैं। 3 से कटेगा 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा 5 एक अन्नम 5, 21 को काटेंगे, 3 से कटेगा 3 सते 21, फिर उसके बाद 7 से काटेंगे 7 एक अन्नम 7, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 3 गुणे 7। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 12 बराबर, इसको मैं सफेद वाले कलर से लिखता हूँ, व्हाइट पेन से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 7। तो हमें HCF निकालने का नियम पता है कि अब यहाँ पर 3 वाले में क्या था कि हमें तीनों में कॉमन देखना है, जो संख्या तीनों में कॉमन मिलेगी वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCF के लिए देखो यहाँ पर कौन सा कॉमन मिल रहा है, इसमें 2, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला 2 देखते हैं, ये भी नहीं है। अब 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 ये कॉमन है। 3 अगर तीनों में कॉमन है तो यही आपका एक हो जाएगा। अब 5 को देखेंगे, 5 तीनों में नहीं है, ना ही 7 तीनों में है, तो यानी यही आपका केवल HCF हो जाएगा। तो HCF तो पता चल गया भैया 3 आएगा। ठीक, अब हम LCM पर चलते हैं। LCM, LCM के लिए क्या करना होगा, LCM के लिए बहुत आसान सा वो है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 है तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो 2 में कॉमन है। 2 का मतलब, यानी भैया कहने का मतलब है जो 12 और 15 में कॉमन है, या फिर 15 और 21 में कॉमन है। तो यहाँ पर 12 और 15 में देखो कौन कौन सा कॉमन है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अब हम 15 और 21 में देखते हैं, इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, 5 और 7 है, नहीं कॉमन नहीं है। अब हम 21 और 12 को देखेंगे, 21 और 12 को जब मैच कराएंगे तो 2 है 2 है 7 है, यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, तो हम जो बचा है फिर एक एक कॉमन देखेंगे, यानी 12 में जो लिखा गया है उसको लिख देंगे, और उसके बाद 5 गुणे 7। तो ये आपको समझ में नहीं होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालना है, तीनों को कॉमन देखना है। अगर तीनों में कुछ कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है तो एक हमारा HCF हो जाएगा। जैसे तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो एक, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वही संख्या हमारा HCF हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर LCM के लिए क्या होगा, LCM के लिए जो यहाँ पर तीनों में कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को देखेंगे पहले, तो 2 को जब मैच कराएंगे तो उसमें देखेंगे अगर कॉमन आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 होता, तो ये दोनों कॉमन होता, इसको हम एक ही बार लिखते, ये चीज कहने का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन किसी में भी नहीं मिल रहा था, तो यानी हमने फिर डायरेक्ट जो बचा उसको लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूं, यही नीचे लिख देता हूं। तो यहाँ पर 3 दूना 6, दूना 12। ठीक है, तो देखो 2 दूना 4 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7, जो कि क्या आ जाएगा, 7 छंग 42, 420। ठीक है, अब यहाँ पर
आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या भैया इसमें भी हमें जांच करके देख सकते हैं कि तीन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ के, यानी ये जो तीन संख्याएं हमें दिख रही हैं, क्या इन तीनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणे उनके इन तीनों संख्याओं के एलसीएम के। यहां पर जो कि मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता जो कि मैंने कल आपको बताया था, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला होता ही नहीं, तीन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यही फॉर्मूला होता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तीन संख्याओं का, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप भूल जाइए, केवल इस पर फोकस करिए कि तीन संख्याओं के लिए हमें ज्ञात नहीं करना है, यानी तीन संख्याओं का ये फॉर्मूला नहीं होता, हमें इसको अप्लाई नहीं करना है, फॉर्मूला ये होता है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल दो संख्या के लिए, तो हम दो ही संख्या के लिए देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल कर लिया, अब दूसरे पर आते हैं। तो आइए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है, 17, 23, 29। 17 के लिए क्या हो जाएगा, एक 17, हम यहाँ पर एक से थोड़ी ना जाएगा, सीधा 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से। अब यहाँ पर क्या करना है अभी पता है, यहाँ पर अब ये बार बार मत किया करो, ठीक है। ये समझ लीजिए हम लोग जैसे गलती ना हो हमसे एग्जाम में, इस नाते हम ऐसे लिखते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नंबर नहीं कटेंगे इस पे, डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे तब भी अंक नहीं कटेंगे। जैसे 17 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा 17 लिख सकते हैं, या क्योंकि ये स्वयं में एक अभाज्य संख्या है। 23 है तो भैया 23 भी तो अभाज्य संख्या है, नहीं 23 लिख देंगे। 29 है, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, ये तीन के तीनों संख्याएं ऐसी हैं कॉमन मिल ही नहीं रहे हैं। तो अभी 5 मिनट पहले मैंने क्या बताया, जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हम एचसीएफ क्या ले लेंगे, एक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एचसीएफ एक। कहीं भैया आप ये वाली बात तो नहीं कर रहे हैं, यदि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दूं, मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दूं, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों संख्याएं आपस में कॉमन आ रही हैं, तब वही एचसीएफ, आपने वही चीज यहाँ पर लिखा है कॉमन। तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा ऐसे मत लिखिए तो ज्यादा सही है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लास में क्या बताया था, जो एक है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो नियम क्या कहता है कि उसकी केवल दो गुणनखंड होनी चाहिए, यानी कि जिसके दो फैक्टर, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 17 है, 17 है तो इसके केवल दो फैक्टर होने चाहिए, तभी यह अभाज्य कहलाएगी। और वो दो फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक स्वयं से होगा और एक से होगा, तो स्वयं से 17 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, तो यानी इसके दो अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन एक जो है एक एक ही है, तो यानी कि इसके केवल एक जो है फैक्टर हैं, एक के केवल एक फैक्टर हैं, तो ये आपकी विषम संख्या कहलाएगी, ना कि अभाज्य संख्या। तो इसको यहाँ पर लिखना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं अंक नहीं कटेंगे, लेकिन क्या मतलब है लफड़ा पाले हुए, सीधा आप एचसीएफ एक लिख देना, वो आपको अंक मिल जाएंगे, ज्यादा मगजमारी करनी नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, एचसीएफ बराबर एक, यानी जिसमें कुछ कॉमन ना मिले उसका एचसीएफ एक, इतना आप याद रख लीजिए बस, इससे ज्यादा आपको मतलब इस क्लास में आवश्यकता नहीं है जानने की, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम पर आते हैं, बताने का बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादा आपके दिमाग में ही एकदम पूरा सा एकदम जमा हो जाएगा, और बाकी ये आपके यूज में भी नहीं आएगा, तो क्या मतलब है, मतलब जैसे डाउटफुल रह जाएगा ना आपके, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फिर आप और डेप्थ में जाना चाहेंगे, फिर 3 एलसीएम का जांच भी करना चाहेंगे, तो ज्यादा लंबा चला जाएगा क्लास, ये चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17, 23, 29, और पढ़ने का तो भाई असीमित पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है 10th क्लास में ही 12th का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक मेरे क्लास में स्टूडेंट था, वो मतलब 10th क्लास में ही था और 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, समझ रहे हो, इतना इस लेवल का मैथमेटिक्स था उसका। मतलब मैथमेटिक्स में जैसे 11th में आता तो 12th का फिनिश कर देता, और यहाँ पर समझ लीजिए उस टाइम पे भी उसके मतलब जो एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें भी उसके तगड़े नंबर आते थे, जैसे बेसिक उसका बहुत स्ट्रांग था मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो एलसीएम पर बात करते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले देखना है तीनों में कॉमन क्या है, एक है, तो एक लिख सकते हैं, लेकिन एक का मतलब कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से वही आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो दो में कॉमन मिले, दो में तो भी कॉमन नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पर एक एक में जो सिंगल सिंगल में बचा है उसको लिख देंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से ही कर ले रहा हूं।
ठीक है। अब नहीं तो फोकट में टाइम जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं सीधा कर लूँ 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29 इक्वल टू 11,339, 11,33,9, 11,339, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने दूसरा सवाल भी कर लिया। अब आइए तीसरे पर आते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब तीसरा पार्ट। तो यहाँ पर इसको मैं कर दे रहा हूँ मिटा। ओ भाई, ये पूरा मिट गया है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको लॉक कर दूं पहले तक। तीसरे पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 8, 9, 25, 8, 9, और वैसे डायरेक्ट कर लो ना, अब उसमें क्या है, डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर 8 बराबर लिख दिया हमने, 9 बराबर करके लिख दिया, फिर 25 कर दिया। तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 आ जाएगा। उसके बाद 25 का क्या आएगा, 25 का 5 गुणे 5। ठीक। अब यहाँ पर हम कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। तो 2, 3, 5, यहाँ पर कॉमन कुछ मिल ही नहीं रहा है तीनों में। तो HCF फिर से क्या हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा, जिसका कुछ जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, HCF एक। अब हम दो दो की जोड़ी बनाएंगे, दो दो की जोड़ी बनाएंगे, दो दो में भी नहीं बन रहा है, तो यानी कि केवल इसको हम एक ही बार लिख देंगे, वही हमारा LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 को हमने 3 बार लिख दिया, फिर हमने 3 को 2 बार लिख दिया, फिर हमने 5 को लिख दिया 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो आसान, देखो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले हम इसको 5 को लेंगे और इस 2 को लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद इस 2 को लेंगे और इस 5 को लेंगे, 10 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 दूना 10 गुणे 10। यहाँ पर ये दोनों, ये दो, ये हो गया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बचा क्या है आपका, एक सेकंड में इसको अच्छे से करके आपको दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आप मैंने किया क्या है। देखिए पहले हमने इस 2 को लिया, इस 5 को लिया। ठीक, उसके बाद हमने इस 2 को लिया और इस 5 को लिया। ठीक है, यानी ये चीजें हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 3 त्रिक का 9 दूना 18 यहाँ पर लिख दिया, बराबर 10 दहम 100 गुणे 18, और यहाँ पर क्या आ गया, 1800। ये आपका LCM हो गया है 1800। ठीक, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन, और ये HCF। ठीक, यहाँ पर ये HCF और LCM हमने याद कर दिया, तो 3 सवाल फिनिश हो गए हैं आपके। अब आइए चौथे सवाल पर आते हैं। तो चौथा सवाल यहाँ पर क्या है कि HCF क्या है, 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM, ये जो दो संख्याएं हैं ज्ञात करना है हमें। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो सवाल में दिया क्या है। तो यहाँ पर दो संख्याएं क्या है, पहली संख्या, पेपर में लिखना कैसे है, हल। पेपर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, हल चलाने वाला हल नहीं, हल सॉल्यूशन वाला हल। ठीक है, हल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 306। तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या, पहली धनात्मक संख्या या फिर पहली संख्या लिख देते हैं, पहली संख्या बराबर 306। ठीक, उसके बाद 306, इसको हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी संख्या 657। ठीक, अब यहां पर देखिए, और यहां पर HCF, HCF क्या दिया है मेरे भाई, 9 दिया है, इसको लिख दिया। LCM ज्ञात करना है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, इस तरीके से हमें पेपर में लिख देना है। अब उसके बाद यहां पर क्या लिखना है, अगले स्टेप में हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो, इसको यार थोड़ा पतला कर लेते हैं, धनात्मक संख्याओं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम जानते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। एक सेकंड पीछे चल जा। हाँ, ये हमें पता है, जैसा कि है, हाँ भैया ये तो हमें पता ही है, ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था।
इतनी बात पता है। इसमें नया क्या है, यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पर दो धनात्मक संख्या क्या है, ये है, जैसा कि हमने क्या कहा था, तीन चीजें हमें पता है, चौथी चीज ज्ञात करनी है, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 306 गुणे 657, दो धनात्मक संख्या। HCF क्या है हमारी, 9 है, और LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM को LCM ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे अगला स्टेप में, यहां पर ये संख्या 9 क्या है, गुणे में है, इसको हम यहां पर लेके जाएंगे तो भाग में चल जाएगा। तो यहां पर 9 को हमने इधर लेके आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक, अब यहाँ पर 9 त्रिक 27 9 36, हाँ, ये 9 से संख्या कट रही है ये। ठीक है, आप काट करके देख लीजिएगा, वो तो सबका अपना 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 तरीका है। ये 9 से ये 306 स्वाहा हो जाएगा, तो 9 का नाम 9, यहाँ पर 9 त्रिक 27, 3 हासिल, 9 चौके 36। अब 34 गुणे 657, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जो संख्या प्राप्त हुई वही आपकी LCM हो गई। तो इसको मैंने बराबर किया, ये LCM यहाँ पर बचा है, LCM मैंने लिख दिया। भैया यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, 9 तो यहाँ पर नीचे चला गया है 306 और 657 के चरणों में, जो कि यहाँ पर कट चुका है, 34 बन गया है, 306 को काट दिया है हमने, 34 बन गया, 34 गुणे 657 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उस सवाल को, 34 गुणे 657 बराबर LCM। क्या हम इसको पलट सकते हैं, दोनों एक ही चीज हो गई, तो LCM बराबर हो जाएगा 34 गुणे 657, जो कि अब हम इसको करने वाले हैं अपने कैल्सी में जो है कैल्सी में इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 34 657, 657 657 गुणे 3 4 बराबर 22,338। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 22,338, यही आपका LCM हो गया। ये आपका प्यारा सा आ चुका है उत्तर मेरे भाई, ये आपका प्यारा सा आंसर आ चुका है। इसकी मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, आए यार क्या हो रहा है ये, ANSWER। इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, चौथे सवाल को। अब आइए पांचवें सवाल पर आते हैं। क्या हमने किया, पहले फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने पहली संख्या देखी, पहली संख्या क्या है, 306 है। दूसरी संख्या, दूसरी धनात्मक संख्या लिखो या फिर संख्या 657। HCF हमें पता है 9, यहाँ पर दिया है। फिर LCM हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर पूछा है। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ये सॉल्व करने का तरीका है, आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तभी जो है एग्जामिनर पूरे अंक देंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो यहाँ पर स्टेप मार्किंग में आपका एक या आधा नंबर कट जाता। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। सर हम इधर लेकर के आए, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया, सीधी सी बात है, बहुत आसान सा सवाल। पांचवें सवाल पर आते हैं। तो भैया पांचवा सवाल क्या कह रहा है, आओ एक बार देख लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अगर आपने पिछला क्लास मेरा देखा हुआ है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर ये सवाल मैंने क्या कराया था, यहाँ पर 6 की पावर n की जगह पे 4 की पावर n थी बस। ठीक है, यही हमने इस सवाल को कराया था पिछली क्लास में। तो आइए इसको जान लेते हैं, इसको इंडिविजुअली हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम खुद से सोचेंगे, लिखना कैसे है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले खुद से देखेंगे कि किस तरीके से हमें सवाल को सोचना कैसे है। ठीक है, थॉट प्रोसेस बिल्ड करते हैं। तो जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, यहां पर पेन मैं बदल लूं, ये मैंने ये वाला पेन लिया, क्या ले लिया, प्राकृत संख्या n नेचुरल नंबर होता है बेसिकली, 3 4 5, ये सभी क्या है, प्राकृत संख्याएं। अब भैया आप यहाँ पर कहा क्या है कि संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 6 की पावर n। आपने कहा n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। चलिए हम इसको रख करके देख लेते हैं। n की वैल्यू अगर हमने 1 रखा, 6 की पावर 1 6,
n की वैल्यू 2 रखा, 6 की पावर 6 छचाक 36, n की वैल्यू हमने 3 रखा, छचाक 36, 36 छक्का 216, फिर हमने 6 की पावर 4 रखा, 216 गुणे 6 छचाक 36 की 6 हासिल 3, 6 का नम 6, 7 8 9, उसके बाद यहाँ पर 6 दूनी 12, 1296, फिर 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, इस तरीके से डॉट 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 करता हुआ चला जाएगा, कुछ भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा भैया कि 6 की पावर 1 किया, यहाँ पर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है, यानी ये वाली संख्या शून्य पर नहीं हो रही है पहली पावर के लिए। दूसरी पावर के लिए देखा तो यानी कि ये भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही, 6 पर समाप्त हो रही है। यहाँ पर ये भी देखा तो ये भी 6 पर समाप्त हो रही है, शून्य पर नहीं हो रही। हमने ये भी देखा, ये भी 6 पर समाप्त हो रही, यानी कि भैया हमने एक चीज क्या नोटिस की कि सभी संख्याएं 6 पर समाप्त हो रही हैं। यानी कि हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि कोई भी संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 की कोई भी पावर हम ले लें, n की कोई भी वैल्यू के लिए, यानी n पर हम चाहे 10 रखे, चाहे 1000 रखे, चाहे 2000 रखे, चाहे 3000, चाहे 300, चाहे 600, कुछ भी रख लें, लास्ट में 6 ही आएगा, 0 तो कभी नहीं आएगा, शून्य तो कभी नहीं आएगा भैया, शून्य तो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर शून्य नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हमें इस तरीके से एग्जामिनर को बताना है कि ये देख लो हमने सॉल्व कर दिया है, शून्य नहीं आ रहा है, तो शून्य नहीं आ रहा है, यहाँ पर मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। एग्जामिनर को भी पता है कि ये शून्य नहीं आएगा, पावर करेंगे, तो इसको लिखना कैसे है वो मायने रखता है। तो एक डाउट अभी हम आपका यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो शून्य पर समाप्त होती है। तो हमने 10 का ले लिया, ठीक है, 10 ले लिया। अब 10 भी क्या हो रहा है, शून्य पर समाप्त हो रहा है, 10 का हमने वर्ग कर दिया, 100, 100 भी शून्य पर समाप्त हो रहा है, 10 भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो इसमें आखिर ऐसी खास बात क्या है जो कि ये संख्याएं शून्य पर समाप्त हो रही हैं। तो खास बात क्या है, हमने क्या किया कि इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया, जो कि हम इस चैप्टर में करते हुए आ रहे हैं। चलिए करके देख लेते हैं। 2 गुणे 5, हमने इसको भी करके देख लिया, 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, ये हो गया। अब हम एक और संख्या ले लेते हैं, चलिए ठीक है, जो संख्या शून्य पर समाप्त हो, 20, 30 भी ले लो, चलो ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 दूना 4 पचे 20, ये हो जाएगा। 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 तिहाई 30, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया ना, ये तो आप आसानी है, आप कर ही लोगे अभाज्य गुणनखंड। अब इस पे हम समझाते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर 0 पर समाप्त हो रहा है, इसमें भी 0 पर समाप्त हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि जो भी संख्याएं हमने यहाँ पर राइट साइड में ली हैं वो सभी की सभी शून्य पर समाप्त हो रही हैं। इतनी बात तो भैया हम समझ गए। तो इसमें एक खास बात क्या है, हमने भैया नोटिस क्या करा कि 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है इन संख्याओं में। यहां पर भी 2 आया, 5 आया, यहां पर भी एक बार 2 आया, मतलब 2 कितनी भी बार आए, लेकिन एक बार, कम से कम एक बार 2 आया, 5 आया। यहां पर भी देखें तो इस वाले में भी 2 और 5 आ रहा है, यानी कि बाकी कुछ है या ना आए, एक बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 दूना 10, यहां पर भी 10, यानी कि एक बार 10 आ ही रहा है, यानी 2 गुणे 5 के रूप का गुणनखंड जब हम कर रहे हैं 2 और 5 मिल रहा है। लेकिन इसको आइए करके देखते हैं जो 0 पर समाप्त नहीं होता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा, 2 गुणे 2 आएगा, सॉरी 2 गुणे 3, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं, 18 दूना 36, फिर 2 दूना 4, फिर 12 तिहाई 36, तो 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भैया इस वाले में 5 नहीं मिल रहा है, 2 तो मिल जा रहे हैं लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, यानी कि एक बार कम से कम 5 का होना अनिवार्य है और 2 का होना अनिवार्य है, तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो हमें यही चीज लिखना है अपने कॉपी पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या कहा कि जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और 5 आ ही रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, जैसा कि इसमें भी देखा हमने, इसमें भी देखा, इसमें भी देखा, यानी कि एक बार आना चाहिए। लेकिन इस वाले में नहीं आ रहा है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। यही बात हमें पेपर पर लिख देना है, तभी एग्जामिनर हमें पूरे के पूरे अंक देंगे। इसको मिटा दे रहे हैं ऊपर वाला भी पूरा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम, सफेद कलर ही हो जाएगा, इस वाले पेन से लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो है कोई भी संख्या, कोई भी संख्या शून्य पर, एकदम बेसिक से हर चीज मैं समझाते हुए चल रहा हूं तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। आप 1.5x पर भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी
समाप्त होगी जब उसका या उसके अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 और 5 निश्चित रूप से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कम से कम एक बार 2 और 5, एक बार क्या भैया, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, उसके बाद चाहे जितनी बार हो मतलब नहीं है, लेकिन एक बार तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। यानी 2 और 5 निश्चित रूप से उपस्थित हों या फिर मौजूद हों, ठीक है, मौजूद हों, ठीक है। ये इस पे पेन टाइप पे लिखता हूं तो राइटिंग थोड़ा सा जो है गड़बड़ बनता है, बाकी नोट्स में तो अच्छे से रहता है। चलिए ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड पढ़ने में आ रहा है और क्या चाहिए कि नहीं। 2 और 5 निश्चित रूप से मौजूद हो। अब उसके बाद यहां पर हम क्या लिखेंगे कि लेकिन या फिर परंतु, परंतु 6 की पावर n। अब 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने 6 को क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त किया 2 × 3, ठीक है। अब अगर 6 की पावर n है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 की पावर n है तो 2 × 3 इसकी होल पावर n कर देंगे। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये n इसके ऊपर भी चला जाएगा, ये n इसके ऊपर भी चला जाएगा। एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे सपोज एज मान लीजिए 36 है, ठीक है, 36 है, इसको हमने क्या कर दिया, 6 × 6 लिख सकता हूं, या इसको मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। हमने 6 का स्क्वायर किया, 36 किया, फिर 6 × 6 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इस 6 × 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 × 6 को हम 3 मतलब 2 × 3, 2 × 3, ठीक, गुणे 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 2 × 3 गुणे 2 × 3, इस ये जो संख्या है ये संख्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर क्या हो गया, 2 × 3 का होल स्क्वायर हमने कर दिया, तो 2 × 3 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे और 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। आप सॉल्व करके देख लेना, चाहे करके देख लो, 2 × 3 = 6, 6 × 36 आ गया। अब 2 दूना 4 गुणे 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36। यानी कि हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमने n लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। एकदम समझ लीजिए कि हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो 6 की पावर n क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर 6 की पावर n 2 × 3 की पावर n बन जाएगा, ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। क्या ये जोड़ में भी होता है, 2 + 3 की पावर n अगर है तो क्या ऐसे हो जाएगा, 2 की पावर n + 3 की पावर n, तो ये एडिशन में नहीं होता है, ठीक है, इसका दूसरा रूल चलता है। अभी मल्टीप्लीकेशन के लिए आप जान लीजिए कि इसका, परंतु ये 6 की पावर n बराबर इतना का अभाज्य गुणनखंड करने पर, का अभाज्य गुणनखंड, ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया है ना, देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 तो उपस्थित है, या फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं परंतु 5 उपस्थित नहीं है। लेकिन इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम क्या यहां पर कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, 2 और 5 का जो है, दो अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 और 5, संख्या 2 और 5 में से 5 उपलब्ध नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया उसमें 5 मौजूद नहीं है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी
प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक, यहां पर क्या लिखेंगे, संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर 2 तो मौजूद है भैया, लेकिन 5 दिख ही नहीं रहा है। 3 के रहने से क्या फायदा जब 5 ही नहीं है, ठीक है। 3 उसके बाद कुछ भी रहे मतलब नहीं है, 14 रहे, 15 रहे, 21 रहे, 41 रहे, कुछ रहे मतलब नहीं है, लेकिन 5 का होना अनिवार्य है। ये चीज आपको ध्यान देना है, 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए भैया 5 है, जैसे यहाँ पर 3 गुणे 5 लिखा है, तो क्या ये शून्य पर समाप्त होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। यानी 2 के दोनों को होना अनिवार्य है, 2 को और 5 को, इन दोनों को रहना अनिवार्य है, तभी वो संख्या समाप्त होगी। तो इस तरीके से हमने 5वां सवाल अच्छे से कर दिया। दोबारा आज मैंने समझाया है आपको डिटेल में, ठीक है। अब अगले सवाल पर आते हैं। व्याख्या कीजिए कि, आइए व्याख्या कर देते हैं फटाक से। क्या है कि संख्या इतना और इतना के भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो यहाँ पर भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है भैया, पहले समझा दो। ये अभाज्य संख्या तो आपने बता दिया है कि जिसकी केवल 2 फैक्टर हों, यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे सपोज के एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने क्या ले लिया भैया, 4। अब 4 का हमने फैक्टर किया, ये 1 से भी, 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हमने क्या देखा भैया, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है, ये संख्या यहाँ पर जो लिखी गई है, इसमें 3 फैक्टर हैं इस 4 के, यानी 2 से अधिक फैक्टर हैं। ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। बस इतनी बात हमें करनी है। यानी कि अगर भैया मैं इसको सिद्ध कर दूं, ये जो एकदम विस्तृत रूप में लिखा गया है, इसको अगर मैं सिद्ध कर दूं, जो है इसको मैं, इसके मैं 3 फैक्टर लेकर के आ जाऊं, तो क्या ये भाज्य हो जाएगी? हाँ, भाज्य हो जाएगी। इसका भैया हम मिनिमम 3 फैक्टर लेकर के आ जाए तब भी ये भाज्य हो जाएगी। उससे ज्यादा कितने भी लाओ मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 3 लाना है, यानी कि 2 से ज्यादा लाना है। तो यानी कि यहां पर मैं लिख दूं क्या, कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे, सॉरी 13 गुणे नहीं है, देखो यहाँ पर एक फंसाने के लिए दिया है, 13 प्लस 13 है, प्लस 13। तो यानी कि ये आपका सवाल हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लो। 11 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, अभी अभी हमने इस सवाल को क्या किया था, ये याद करो। 7 गुणे 11 गुणे 13, ये क्या था? 1001 था। इसलिए मैं कहता हूं ये सवाल में आएगा, और कभी कभी ये 1001 का ही गुणनखंड आपको करने को दे देगा। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 सीधा करके आप टिक करके चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1001 हमने लिख दिया, प्लस 13 कर दो, ठीक। 1001 में 13 जोड़ेंगे, 1014 हो जाएगा। अब इसका हम आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1014 यहां पर दिया गया है जो, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं 1014। सबसे पहले भैया 1000 जो 14 है वो 1 से कटती है, 1 से 1 के पहाड़े में आता है, बहुत बढ़िया। ये देखो 2 से भी कट रहा है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो नहीं, ये 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका किस पहाड़े में आ रहा है, और सोचो, 1014 के पहाड़े में भी आ रहा है। और भी संख्याओं में आएगा, लेकिन हमने 3 ही संख्या के बारे में लिखा है केवल। यानी कि हमें क्या ऐसे करके लिखना है? नहीं, हमें कैसे लिखना है, यानी कि 3 पहाड़े में आ रहा है, ये संख्या भाज्य है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, कि यहां पर क्या लिखेंगे, संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा ऐसे लिख देते हैं 1014, 1014, ठीक। या फिर यही लिख दो जो सवाल में दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ठीक। ये जो संख्या है, संख्या, इसका जो है फैक्टर, गुणनखंड, गुणनखंड, सॉरी गु ख ख नहीं, गुणनखंड संख्या, जो यहां पर हमने क्या लिख दिया है, इसका गुणनखंड क्या क्या है, इसका गुणनखंड क्या है आपका, 1 है, हमने जो निकाला। उसके बाद क्या है, आपका 2 है, और क्या है, 1014।
यानी इसके दो से अधिक मतलब यानी इसके दो से अधिक फैक्टर हैं या फिर गुणनखंड है फैक्टर हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। इतनी बात आपको लिख देनी है पेपर में, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेना है, तो आइए इस सवाल को कर लेते हैं, अगले सवाल को। तो इसको मैं क्या कर दूं अभी, लॉक कर दूं पहले, नहीं तो पूरा मिट जाएगा। तो अभी सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। अब इतने का मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा क्या कर लो जानते हो, उससे अच्छा यहाँ पर दूसरे तरीके से कर लो। देखो इसमें जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 5 × 2 धन 5, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 5 कॉमन कर लेंगे। यहां से हमने 5 कॉमन किया, यहां से भी 5 कॉमन होगा। तो जब हमने 5 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 5 × 1, तो यानी 1 बचा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, 2 + 1 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरीके से चाहे इसको सॉल्व करोगे तब भी 5 दूनी 10 + 5 15 आएगा, इसको भी सॉल्व करो 5 × 15 का नंबर 15 आएगा। यानी कि वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर प्लस में 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इस वाले मल्टीप्लाई में भी। तो हम यहाँ से 5 निकालेंगे, यहाँ से 5 निकालेंगे, तो हमने 5 निकाल लिया। क्या बचा, 7 बचा, 6 बचा, 5 का 1 बचेगा, उसको उसका कोई मतलब नहीं है, 4 बचा, फिर क्या बचा, 3 बचा, फिर क्या बचा, 2 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं, रहने देते हैं, प्लस 1 बच गया। समझ रहे हो ये चीज, यानी इतना संख्या बची, इतना बची। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी उसको हम बाद में लिखेंगे। तो अब 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 छंग 42। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 42 × 24 + 1। तो 24 दूना, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। 24 दूना 48 की 8 हासिल 4, 24 चौका 96, 96 4, 96 4 आपका 100 हो जाएगा, ठीक। तो 1008 + 1, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1008 + 1 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5, 5 हो गया, 1009 आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 3 संख्याएं हमें मिली हैं, 5 मिला है, 1009 मिला है, 1 मिला है। आप पिछले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 गुणनखंड कर दिया है, यानी कि 2 से अधिक हमने इसका गुणनखंड फैक्टर कर दिया है। 2 से जब हमने अधिक फैक्टर कर दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहां पर ये जो संख्या है, यहां व्हाइट पेन ले लेता हूं, यहां संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 के 5, 1009, 1 जो है के 2 से अधिक। यहां पर जो हमने 3 गुणनखंड लिखा है, इसको हम क्या लिखेंगे, के 2 से अधिक गुणनखंड हैं या फैक्टर हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। दी गई संख्या भाज्य संख्या है। इस तरीके से हमने लिख दिया है। ये आपका रफ कार्य है, इसको मिटा दो, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया, ये भी रफ है तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सवाल भी सॉल्व कर दिया। अब 7वें सवाल पर आते हैं। 7वां सवाल क्या कहता है, ये छठा हो चुका है कंप्लीट, 7वें पर आते हैं। 7वां तो क्या है, 7वां सवाल देखो कितना बड़ा सवाल दिया गया है, इसको हम पहले कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, फिर आगे सवाल को सॉल्व करेंगे।
किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ बोला है भाई, तो हम एक क्या बना लेते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। चलिए ठीक है, हमने वृत्ताकार पथ बना लिया है, कोई बात नहीं। क्या बोला है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी यहाँ पर कोई सोनिया है, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, सानिया मिर्जा मैं तो लिख रहा था, सोनिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोनिया, जो कि 18 मिनट लगाती हैं, ठीक है, मिनट, यमाइन। तो यहाँ पर जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, क्या बोला है, एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट और रवि जी को 12 मिनट लगते हैं। रवि हैं, उनको क्या कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बात हमें पता चल गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है सवाल, और सवाल ये कह रहा है, लगते हैं मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद। यानी कि जैसे वृत्ताकार मैदान है, पहले मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये वृत्ताकार मैदान है, जो सोनिया है, जैसे हमने यहाँ पर सोनिया जी को बैठा दिया है, मतलब सोनिया जी यहाँ पर खड़ी हैं। उसके बाद रवि जी हैं, रवि यहाँ पर जो है खड़े हैं, रवि को मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जबकि इसी मैदान का एक जैसे, अब सोनिया जी ने इस मैदान का चक्कर लगाया, ये जो सोनिया जी हैं इन्होंने इस मैदान का एक चक्कर लगाया। मैं यहाँ पर एक चक्कर ऐसे दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक चक्कर पूरा किया, ठीक। सोनिया जी ने इस एक चक्कर को पूरा करने में कितना मिनट लगाया, 18 मिनट। यहाँ पर मैं इसको सीधा यहाँ पर दर्शा देता हूँ, ये 18 मिनट, ठीक। अब उसके बाद यहीं पर उसी जगह है, ये जो रवि है, रवि ने भी यहीं से चलना प्रारंभ किया, यानी एक ही स्थान से। तो ये जब यहाँ से चलना प्रारंभ किए, तो इन्होंने ऐसे चलते 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 यहाँ पर फिर से पहुंच गए रवि। यानी जब यहाँ पर पहुंचे, यानी ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया। जब एक चक्कर कंप्लीट हुआ, तो रवि को इसको पूरा करने में 12 मिनट लगा, ठीक। अब रवि जब यहां से चले तो 12 मिनट लगा, सोनिया जब यहां से चली तो 12 मिनट लगा, कुल मिलाकर के 18 मिनट। तो यहाँ पर सोनिया जी को 18 मिनट, रवि जी को 12 मिनट, यानी रवि तेज दौड़ रहे हैं, स्वाभाविक सी चीज है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे वे दोनों, यानी कि इस स्थान पर वे फिर से कब मिलेंगे, यानी किस राउंड के बाद। तो हम क्या करेंगे कि ये दौड़ते जाएंगे, यानी कितनी राउंड, हम राउंड को गिनना है हमें। तो पहला चक्कर सोनिया जी के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं, तो पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर कितनी देर में लगेगा, 36, 18 दूना 36, 36 मिनट में 2 चक्कर लगेगा। फिर तीसरा चक्कर कब लगेगा, 18 दूना 36, 18 54 मिनट में 3 चक्कर इन्होंने लगाए, मतलब ये लगाएंगी। फिर 18 36 7 54 18 चौक 72 मिनट में चौथा चक्कर। इस तरीके से वो मतलब चक्कर लगाती हुई चली जाएंगी। अब रवि जी के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जो रवि जी है वो 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, तो 24 मिनट में 2 चक्कर इनका कंप्लीट होगा। उसके बाद 12 दूनी 24, 12 36 मिनट में इनका जो है तीसरा चक्कर कंप्लीट होगा। फिर 12 चौक 48 मिनट में इनका चौथा चक्कर, फिर 12 पंजे 60, फिर 12 छंग 72 मिनट में इनका जो है अगला चक्कर। यहाँ पर क्या कहला है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। ये हमने क्या लिखा है, मिनट लिखा है, ये मिनट समझ लीजिए एक तरीके से। तो यहाँ पर 18 मिनट में ये पहला चक्कर, 36 मिनट में दूसरा, फिर इस तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इसमें जो है कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, यहाँ पर हम इसमें कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, तो इसमें जो है 36 कॉमन पार्ट है और यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर भी 72 है। लेकिन वहां पर क्या कहा है, सबसे कम समय में, यानी कि अगली बार वो कब जो है फिर से उसी स्थान पर मिलेंगे। तो यानी कि 36 मिनट बाद ही वो दोनों एक ही स्थान पर फिर से हो जाएंगे। यानी कि सोनिया दूसरा चक्कर लगा करके 36 मिनट में पहुंचेंगी और रवि 3 चक्कर तब तक पूरा कर चुका होगा और 36 मिनट में यहीं पर आकर के मिल जाएंगे ये दोनों। यानी कि ये दोनों अपने पूर्ववत स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर जहां से चलना प्रारंभ किए थे, वहां पर 36 मिनट बाद पहुंचेंगे। यही चीज हमें जो है एलसीएम ज्ञात करके जो है पेपर में लिखना है। इस तरीके से नहीं लिखना है, पेपर में कैसे लिखना है ये उसको यहाँ पर मैं उसको लिख करके आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे लिखना है हमें, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सोनिया
को वृत्ताकार मैदान का या फिर एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगला नाम, रवि को एक चक्कर पूरा करने में, ये इसका मतलब आप समझ जाइए कि वही ऊपर वाला नीचे, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में पूरा लिखना है, ठीक है। रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगा। ठीक, लगता है लिख दो, लगाता है, लगता है, ये चीज है लगता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज लिख दिया है, यानी कि सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट, रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट। हमें यह इनको प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम ज्ञात करना होगा, ये हमें लिख देना है, ठीक है। इनको इनके प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में पुनः इनके पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में इनके पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगा, इस तरीके से हम करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम सीधा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इसको 18 लिखेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12, तो सीधा डायरेक्ट ही कर देते हैं, क्या करना है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 12 लिखा, ओ भाई की 12 18, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर 2 नवा 18, 2 तिहाई 6 तरीक 18। अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात नहीं करना है, सॉरी एचसीएफ नहीं ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन है, इसको हम एक बार लिख देंगे, बाकी जो बचा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पर 2 तिहाई 6, 6 4 36, यानी कि अतः यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे या फिर यहीं पर लिख देते हैं, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिलेंगे मैंने लिखा है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपको करना है। तो यहाँ पर 7वां सवाल भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी यहाँ पर पूरा आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा लेक्चर हमने समाप्त कर दिया है। अभी जैसे पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करना प्रारंभ करेंगे, मतलब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, 20 सवाल ऑब्जेक्टिव आता है। तो ये किसी भी बोर्ड के आप हैं, मतलब कोई भी आपका बोर्ड है, हिंदी माध्यम का बोर्ड है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। बाकी स्पेसिफिक जब मैं वीडियो बनाऊंगा यूपी बोर्ड के लिए, तो वो उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद बिहार बोर्ड में भी आता है, तो वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधाश।